बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी 2 पढ़ रहे हैं। फार्मेकोलॉजी 2 में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 1 में हमने लेक्चर 1 जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिए, जिनके 4 वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर भी यूनिट 1 पे है। यूनिट 1 का लेक्चर 2 जो कि थायराइड एंटी थायराइड ड्रग्स है, इस वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। इसको मैंने 2 में डिवाइड किया हुआ है, तो 2 वीडियो लेक्चर्स में ये हिस्सा भी जो कि लेक्चर 2 है कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफ अज़हर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थायराइड एंटी थायराइड ड्रग्स की बात है। अब थायराइड ड्रग्स यानी वो ड्रग्स के जिनको हम हाइपोथायरॉयडिज्म के स्टेट में यूज़ करते हैं, यानी एक कंडीशन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है इसकी जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो लॉस हो जाती है, वो अपने नॉर्मल लेवल से लो हो जाती है। तो इस टाइम हम उस जो लॉस है उसको ठीक करने के लिए, उन हार्मोन के लेवल को ठीक करने के लिए हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं थायराइड ड्रग्स। और एंटी थायराइड ड्रग्स के एक कंडीशन होती है जिसको हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है और सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। तो उस टाइम उन हाइपर सिक्रीशंस को रोकने के लिए, हम उन हाइपर सिक्रीशंस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको एंटी थायराइड ड्रग्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर के इसके एंड के बाद आप लोग किस एबल होंगे कि जो फिजियोलॉजिक इफेक्ट है थायराइड हार्मोन्स की वो आप लोगों को पता होंगी। आप लोग हाइपो और हाइपर सिक्रीशन जो है थायराइड ग्लैंड की उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और इसके अलावा थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स जो है उनके एक्शन, इंडिकेशन, उनके साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे। और जो थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स है उनकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है वो पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, लिखा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट हैज़ 2 लूब्स। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। आप लोगों को पता है कि ग्लैंड्स की 2 टाइप होती है, एक को हम एंडोक्राइन और दूसरे को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जिनके डक्ट नहीं होते उनको हम, जो डक्ट लेस होते हैं उनको एंडोक्राइन कहते हैं, और जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं उनको एक्सोक्राइन कहते हैं। तो ये ऐसी ग्लैंड है जिसके कोई डक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसके 2 लूब्स होते हैं जो विच आर कनेक्टेड इन द मिडल बाय एन इस्थमस, जो कि इस्थमस के थ्रू मिडल में एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। एक लेफ्ट लूप है, एक राइट लूप है। लिखा है थायराइड ग्लैंड फैसिलिटेट नॉर्मल ग्रोथ एंड मैच्योरेशन बाय मेंटेनिंग ए लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द टिश्यूज दैट इज़ ऑप्टिमल फॉर देयर नॉर्मल फंक्शन। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायराइड ग्लैंड हमारे लिए नॉर्मल ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, यानी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है ह्यूमन की इसको मेंटेन करती है। और इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म होती है टिश्यूज़ में उसको मेंटेन करती है, उस लेवल पे मेंटेन करती है जो कि उनके लिए ऑप्टिमल हो नॉर्मल फंक्शन के लिए। तो उस लेवल पे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है। यहाँ पे आप थायराइड ग्लैंड की पिक्चर देख सकते हैं। इसकी एक राइट लूप, एक लेफ्ट लूप है, और बीच में इस्थमस के थ्रू ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब जहाँ तक हार्मोन्स की बात है तो 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज़ होती है थायराइड ग्लैंड से, जिसको हम जो फर्स्ट नंबर है उसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथ्रियोनिन, या इसको हम T4 भी कहते हैं, और इसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। और दूसरा है ट्राई आयोडोथ्रियोनिन, इसको हम कहते हैं T3, और तीसरे नंबर पे जो है ये कैल्सिटोनिन है। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोग ये बात समझ लें कि थायराइड ग्लैंड जो है इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइप ऑफ सेल। 2 टाइप ऑफ सेल्स जो है वो कौन से सेल्स होते हैं? एक तो फॉलिकुलर सेल्स होता है, और दूसरा जो है पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं।
तो अब ये फोलिकुलर सेल क्यों होते हैं? फोलिकुलर सेल वो जो कि फोलिकल के अंदर होते हैं। फोलिकल क्या होता है? कोई भी एक स्मॉल सिक्रीटरी कैविटी हो, इसको हम फोलिकल कहते हैं। तो ये एक स्मॉल सिक्रीटरी कैविटी है, एक ऐसी कैविटी इसके अंदर सिक्रीशन होती है, तो इसलिए हम इसको फोलिकल कहते हैं। और इसके अंदर जो पिंक कलर के सेल, आपको जो बेबी पिंक कलर के सेल दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं फोलिकुलर सेल। यहाँ पे देख सकते हैं, इनको कहते हैं फोलिकुलर सेल। और जो यहाँ पे ब्लू कलर के आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं पैरा फोलिकुलर सेल। तो यहाँ पे जो फोलिकुलर सेल है, इनके अंदर थायरोग्लोबिन जो है वो मौजूद होती है। इसी थायरोग्लोबिन के अंदर ये जो फोलिकुलर सेल होते हैं वो T3 और T4 बना देते हैं। और जहाँ तक कैल्सिटोनिन की बात है, तो ये जो पैरा फोलिकुलर सेल है, इनको हम C सेल्स भी कहते हैं। ये कैल्सिटोनिन रिलीज करती है, कैल्सिटोनिन पैरा फोलिकुलर सेल से रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है T4 इज अदरवाइज नोन एज थायरोक्सिन एंड इट फॉर्म्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल सिक्रीशन। T4 जो है ये इसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है और ये अबाउट 80% है टोटल सिक्रीशंस में से, वेयर एज T3 इज ओनली 20%, और जो T3 है वो ओनली 20% है। अब इनके फंक्शंस की तरफ आ जाए, जो T3 और T4 है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है और हमारे बॉडी को इस रेट पे रखती है, एनर्जी यूज़ करने के इस रेट पे रखती है जो उसके लिए ऑप्टिमल हो। अब कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है? कैल्सिटोनिन का फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट रखती है ब्लड में, और इसको ब्लड में कैल्शियम लेवल अगर हाई हो जाए तो इसको डिक्रीज़ करती है। डिक्रीज़ किस तरीके से करती है? जब भी ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई होता है तो थायराइड के पैराफोलिकुलर सेल्स जो है, इनसे कैल्सिटोनिन रिलीज़ होती है और कैल्सिटोनिन ब्लड में जाके यहाँ पे जो कैल्शियम है उसको बोन की तरफ ले जाती है, वहाँ पे इसकी रिपोजिशन कर देती है, और इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है इसको भी कुछ हद तक कम कर देती है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो लेवल है ब्लड में वो दोबारा जो है लोअर हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो थायरोग्लोबिन की बात है, मैंने आप लोगों को जो थायरोग्लोबिन दिखा दिया, तो ये थायरोग्लोबिन का होना ज़रूरी होता है T4 और T3 के बनने के लिए। ये बात आप याद रखें, इससे MCQs बन सकती है। और यहाँ पे जो आपको बता रहा है कि 80% T4 होता है और 20% T3 होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि जो T4 है वो इनएक्टिव फॉर्म है और T4 की जो एक्टिव फॉर्म है वो T3 है। यानी T4 को एक्शन करने के लिए बॉडी में कन्वर्ट होना पड़ता है T3 में। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि इनएक्टिव फॉर्म ज़्यादा बनती है और एक्टिव फॉर्म कम बनती है, क्योंकि अगर एक्टिव फॉर्म ज़्यादा बनती, 80% T3 बनती, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल हाई हो जाता हमारे बॉडी में। तो इसको मेंटेन रखने के लिए इनएक्टिव फॉर्म ज़्यादा बनती है और एक्टिव फॉर्म जो है वो कम बनती है, और जब भी बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है इसकी, तो फिर ये जो इनएक्टिव फॉर्म है ये स्लोली कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में। और इसके अलावा ये भी है कि ये जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें जो T4 है ये बहुत ज़्यादा टाइट बाइंडेड फॉर्म में होते हैं। T3 भी होता है, T4 भी बाइंडेड फॉर्म में होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। इसका फ़ायदा ये है कि ये जल्दी जो है वो रिलीज़ नहीं होते, और अगर जल्दी रिलीज़ हो जाते तो फिर मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो बिल्कुल हाई पीक पे होती। इस वजह से ये दो जो है अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक तो एक्टिव फॉर्म जो है वो कम बनती है और इनएक्टिव फॉर्म ज़्यादा बनती है, और दूसरी ये कि ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडेड फॉर्म में फॉर लॉन्ग टाइम रहते हैं। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अब सिंथेसिस की बात आ गई स्टूडेंट्स कि थायराइड हार्मोन्स जो है उनकी सिंथेसिस किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे लिखा है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन टेक प्लेस इन द थायरोग्लोबुलिन। जो सिंथेसिस होती है थायराइड हार्मोन्स की T4 और T3 की, वो थायरोग्लोबुलिन के अंदर होती है। सब्सटेंस नीड फॉर हार्मोन। अब इस हार्मोन के लिए कौन से सब्सटेंस की नीड होती है, तो अब इसकी की जो फार्मेशन होती है उनका मैं आप लोगों को स्केच दे देती हूँ स्टूडेंट्स के किस तरीके से ये T3 और T4 जो है वो बनते हैं। अब यहाँ पे ये जो थायरोग्लोबुलिन है, इसके अंदर T3 और T4 बनते हैं। इनके बनने के लिए 4 स्टेप्स जो है वो चाहिए होते हैं। 4 स्टेप्स जब पूरे हो जाए तो फिर ये T3 और T4 बनते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? पहले आप लोग ये बात याद रखें कि जो हमारे साथ T3 और T4 हार्मोन है, इनके लिए टायरोसिन और आयोडीन का होना ज़रूरी है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है और आयोडीन एक मिनरल है। ये दो चीज़ें अगर प्रेजेंट होगी तो इनके थ्रू T3 और T4 हार्मोन्स बनेंगे।
तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, वहाँ से ब्लड प्लाज्मा से जो टायरोसिन है और आयोडीन है, ये इनका आना ज़रूरी होता है। ये थायरोग्लोबिन के अंदर, जब थायरोग्लोबिन के अंदर आ जाते हैं तो इसके बाद यहाँ पे T3 और T4 की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले थायरोग्लोबिन के बनने के लिए, थायरोग्लोबिन को सही तरीके से बनने के लिए यहाँ पे टायरोसिन जो है वो आके अटैच हो जाता है इस एरिया में। सबसे पहले टायरोसिन आता है फर्स्ट स्टेप में, इसके बाद सेकंड स्टेप में आयोडीन आता है। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेप का ये है कि आप लोगों को पता है कि ब्लड में आयोडीन जो है आयोडाइड फॉर्म में मौजूद होता है, आयोडीन फॉर्म में ये ब्लड में मौजूद नहीं होता। तो पहले इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा आयोडीन में, और जब ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर जाके ये टायरोसिन के साथ बाइंडिंग इसकी हो जाएगी और टायरोसिन की आयोडीनेशन हो जाएगी। तो इसलिए जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक आयोडीन पंप होता है। उस आयोडीन पंप के थ्रू ये जो आयोडाइड है वो अंदर चला जाता है फोलिकुलर सेल्स में। फोलिकुलर सेल में जब चला जाता है तो वहाँ पे ये आयोडाइड जो है कन्वर्ट हो जाती है आयोडीन में। तो ये सेकंड स्टेप है कि आयोडाइड कन्वर्ट होती है आयोडीन में। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में इस थायरोग्लोबिन के अंदर यहाँ पे टायरोसिन की क्या होती है, टायरोसिन की आयोडीनेशन होती है, यानी टायरोसिन के साथ आयोडीन जो है वो बॉन्डेड हो जाती है। इसको हम कहते हैं आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। तो आयोडीनेशन किस तरीके से होती है, आयोडीनेशन इस तरीके से होती है कि एक जो है एक आयोडीन एक टायरोसिन के साथ मिल जाता है तो इसको हम कहते हैं मोनो आयोडोथ्रियोनिन। और जब जो आयोडीन है वो मिल जाते हैं एक टायरोसिन के साथ तो इसको हम कहते हैं डाई आयोडोथ्रियोनिन। इस तरह ये एक दूसरे के साथ बाइंडिंग कर लेते हैं और ये जो इनकी बाइंडिंग है ये थर्ड स्टेप होती है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप को हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। इसमें कपलिंग होती है, किस चीज़ की कपलिंग होती है, ये जो आयोडीनेशन हुई थी टायरोसिन की, इनकी अब आपस में इनकी बाइंडिंग होती है। फॉर एग्जांपल DIT जो है, डाई आयोडोथ्रियोनिन जो है, वो बाइंड बना लेता है मोनो आयोडोथ्रियोनिन के साथ। तो इसके रिजल्ट में यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे 1 आयोडीन है। जब ये मिल जाते हैं और जब एक डाई आयोडोथ्रियोनिन और एक मोनो आयोडोथ्रियोनिन आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट में T3 बनती है। और जब 2 डाई आयोडोथ्रियोनिन जब आपस में बाइंड कर लेते हैं, कपलिंग रिएक्शन कर देते हैं 2 डाई आयोडोथ्रियोनिन, तो इनके रिजल्ट में क्या होता है, इनकी जो कपलिंग है इसके रिजल्ट में T4 बन जाती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो प्रोसेस जो है डिस्कस किया, फोर्थ स्टेप, ये मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। फर्स्ट स्टेप में ब्लड से टायरोसिन चला जाता है, थायरोग्लोबुलिन के साथ टायरोसिन वहाँ जाके थायरोग्लोबुलिन के अंदर चला जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में आयोडाइड जो है वो आयोडीन पंप के थ्रू फोलिकुलर सेल में चला जाता है, वहाँ पे कन्वर्ट होती है आयोडीन में। फिर थर्ड स्टेप में आयोडीनेशन होती है टायरोसिन की। जब आयोडीनेशन होती है तो बास जो है मोनो आयोडोथ्रियोनिन बनते हैं और बास है मोनो आयोडोटायरोसिन बनते हैं और बास जो है डाई आयोडोटायरोसिन बनते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे थ्रियोनिन बोला है तो थ्रियोनिन नहीं है, ये टायरोसिन है, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हुई है। तो डाई आयोडोटायरोसिन और मोनो आयोडोटायरोसिन ये जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो T3 बनता है। जब 2 डाई आयोडोटायरोसिन एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो इसके रिजल्ट में T4 बनती है। और अगर 2 मोनो आयोडोटायरोसिन एक दूसरे के साथ मिल गए तो T2 बनती है। T2 तो एक जो है एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि ख़त्म हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है। लेकिन T3 और T4 बनने के लिए डाई आयोडोटायरोसिन और मोनो आयोडोटायरोसिन का आपस में मिक्स होना ज़रूरी है। तो ये फोर्थ स्टेप है जिनके थ्रू हमारे साथ T3 और T4 बनता है। और जो फोर्थ वाला स्टेप है इसको हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, जिसके थ्रू मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन एक दूसरे के साथ बाइंडिंग बना लेते हैं, जिसके रिजल्ट में T3, T4 और T2 बनते हैं। T2 तो डिस्कार्डेड होता है क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है, और T4 और T3 जो है इसके बाद तो इनकी रिलीज़ हो जाती है।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देख ले सब्सटेंस नीडेड फॉर हार्मोन। अब हार्मोन के बनने के लिए सब्सटेंस की नीडेड क्या है, तो लिखा है आयोडीन एंड टायरोसिन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन बनने के लिए आयोडीन और टायरोसिन जो है वो एसेंशियल है। आयोडीन इज़ कंज्यूम थ्रू डाइट। आयोडीन कहाँ से मिलती है, डाइट के थ्रू मिलती है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड, फिर ये क्या होता है, आयोडाइड में कन्वर्ट होता है एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, फिर आयोडाइड फॉर्म में ये जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होती है। टायरोसिन इज आल्सो कंज्यूम थ्रू डाइट। टायरोसिन भी हमें डाइट के थ्रू मिलती है एंड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, और ये जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब हो जाती है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ थायराइड हार्मोन्स अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन इज रिक्वायर्ड। क्या होता है, नॉर्मल जो क्वांटिटीज़ ऑफ थायराइड हार्मोन्स हैं उनके बनने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 mg आयोडीन जो है वो ज़रूरी होती है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। अब सिंथेसिस किस तरीके से होती है तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, समझा दिया है। अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। लिखा है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन अकर्स इन 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस में ये जो है कवर हो जाती है। तो वो 5 स्टेजेस कौन से हैं? सबसे पहले थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। सबसे पहले थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस ज़रूरी है, जिसके लिए टायरोसिन चाहिए होती है, वो अंदर चला जाता है, इसके साथ बाइंडिंग बना लेता है। फिर आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड जो है वो उसको ट्रैप कर लेता है आयोडीन पंप के थ्रू। वो मैंने आप लोगों को बताया कि आयोडाइड जो है वो ब्लड प्लाज्मा में आयोडाइड फॉर्म में होता है, फिर वहाँ से वो आयोडीन पंप के थ्रू फोलिकुलर सेल्स जो है वहाँ चला जाता है। वहाँ पे थर्ड स्टेप में इसकी जो है ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये आयोडीन में कन्वर्ट होता है। जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है आयोडाइड की तो ये आयोडीन में कन्वर्ट होता है। तो फिर फोर्थ स्टेप में ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फोलिकुलर कैविटी। ये जो फोलिकुलर कैविटी है जो जिसको हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं, ये यहाँ पे आयोडीन ट्रांसपोर्ट हो जाती है इसकी। जब यहाँ पे आयोडीन पहुँच जाती है तो फिफ्थ स्टेज में टायरोसिन की आयोडीनेशन होती है, यानी ये आयोडीन जाके टायरोसिन के साथ मिल जाता है, जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को बताया कि मोनो आयोडो टायरोसिन बनते हैं और डाई आयोडो टायरोसिन बनते हैं। फिर कपलिंग रिएक्शन होती है। ये जो मोनो आयोडो टायरोसिन थे और डाई आयोडो टायरोसिन थे ये आपस में बाइंडिंग कर लेते हैं, जिसके रिजल्ट में T3 और T4 बन जाते हैं। यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप लोगों को स्केच जो है वो बना के दिया हुआ है। सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे समझाया गया है। सबसे पहले देख ले, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो आयोडीन है वो आ जाती है। आयोडीन से पहले क्या होता है कि जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें आयोडाइड फॉर्म में मौजूद होती है। ये हमारे साथ फोलिकुलर सेल है और जो पिंक कलर का यहाँ पे है आपको दिखाई दे रहा है ये थायरोग्लोबुलिन है। तो क्या होता है यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो टायरोसिन के आने की जो स्टेप है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले इस तरह होता है कि इसके अंदर जो थायरोग्लोबुलिन है इसके अंदर टायरोसिन आ जाती है। टायरोसिन जब यहाँ पे आ जाती है तो इसको आयोडीनेशन की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से आयोडीन जो है वो आ जाती है फोलिकुलर सेल के अंदर। यहाँ पे इसकी परऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन जब होती है तो ये कन्वर्ट होता है आयोडीन में। जब आयोडीन में कन्वर्ट होता है तो फिर ये जो थायरोग्लोबिन है इसके अंदर इंटर हो जाता है। जब थायरोग्लोबुलिन के अंदर ये इंटर हो जाता है तो फिर इसकी टायरोसिन की आयोडीनेशन होनी होती है। यहाँ पे आयोडीनेस एंजाइम मौजूद होता है। इसकी मौजूदगी में जो आयोडीन है वो टायरोसिन के साथ बाइंडिंग बना देता है। टायरोसिन की आयोडीनेशन होती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, डाई आयोडोटायरोसिन और मोनो आयोडोटायरोसिन बनते हैं। ये देखिए मोनो आयोडोटायरोसिन और दूसरे साइड पे डाई आयोडोटायरोसिन बनते हैं। फिर ये डाई आयोडोटायरोसिन और मोनो आयोडोटायरोसिन जो है एक दूसरे के साथ बाइंडिंग जब बना लेते हैं तो इसके रिजल्ट में ट्राई आयोडोथ्रियोनिन T3 बनती है। और जब डाई आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन दोनों आपस में बाइंडिंग बना लेते हैं तो इसके रिजल्ट में टेट्रा आयोडोथ्रियोनिन बनती है, यानी T4 बनती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी कभी जब टू मोनो आयोडोटायरोसिन जो है ये आपस में भी मिल जाते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो T2 बनती है, जो कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इसलिए ये फिर डिस्कार्ड हो जाती है। और फिर क्या होता है, जब T3 और T4 बनते हैं तो उसके बाद ये थायरोग्लोबुलिन से रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में। फिर ब्लड प्लाज्मा के बाद ये अपने टारगेट टिश्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। फिर वहाँ पे इनका जो फंक्शन होता है ये अपने फंक्शन वहाँ पे सरअंजाम दे देते हैं।
सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि किस तरीके से सिंथेसिस होती है। थायराइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन रेजिड्यूज ऑन थायरोग्लोबुलिन विद इन द ल्यूमेन ऑफ थायराइड फॉलिकल। थायराइड हार्मोन जो है वो उस वक्त बनते हैं जब टायरोसिन की आयोडीनेशन होती है। टायरोसिन के जितने भी रेजिड्यूज है इनकी जब आयोडीनेशन होती है, कहाँ पे, थायरोग्लोबुलिन के अंदर। थायरोग्लोबुलिन कहाँ पे है, जो थायराइड फॉलिकल है उसके बिल्कुल ल्यूमेन में थायरोग्लोबुलिन है, वहाँ पे टायरोसिन की आयोडीनेशन हो जाती है। जब टायरोसिन की आयोडीनेशन हो जाती है तो फिर द थायरोग्लोबुलिन इज एंडोसाइटोज्ड एंड थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआयोडोथ्रियोनिन T3 आर सिक्रेटेड। फिर उसके बाद ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये एंडोसाइटोज्ड हो जाती है, मीन्स के इसमें वेजिकल बन जाती है और उस वेजिकल के थ्रू थायरोक्सिन T4 और ट्राईआयोडोथ्रियोनिन T3 सिक्रीट हो जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में। Synthesis and secretion of T3 and T4 are regulated by thyroid stimulating hormone TSH or थायरोट्रोपिन। क्या होता है, जो सिंथेसिस होती है और सिक्रीशन होती है T3 की और T4 की, इनको रेगुलेट कौन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, जिसको हम TSH या थायरोट्रोपिन कहते हैं। ये जो थायरोट्रोपिन या TSH है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है, आके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, जिस स्टिमुलेशन के थ्रू T3 और T4 बनते हैं। एंड इन्फ्लुएंस बाय प्लाज्मा आयोडाइड, और ये इन्फ्लुएंस किस चीज़ के थ्रू होती है, प्लाज्मा में आयोडाइड के लेवल के थ्रू होती है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे भी जो है वही सारी चीज़ जो है यहाँ पे भी आप लोगों को बताई गई है। अब जो स्टेप है यहाँ पे देख ले, यहाँ पे जो जब TSH आ जाती है तो TSH स्टिमुलेट करती है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन हो जाती है, तो फिर आगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आ जाती है। यहाँ पे जब ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये वही थायरोग्लोबुलिन है, फोलिकल सेल है, इसके अंदर थायरोग्लोबुलिन है, ये ब्लड प्लाज्मा है, और ये जो फोलिकल ल्यूमेन है वो है। अब यहाँ पे हमने स्टेप तो पढ़ लिया कि यहाँ इसके अंदर किस तरीके से T4 और T3 बनते हैं, लेकिन ये हमने नहीं देखा था कि किस तरीके से एंडोसाइटोसिस होती है। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस देख ले, बाकी हम पढ़ चुके हैं। एंडोसाइटोसिस देख ले कि ये जो थायरोग्लोबुलिन है इस पे वेजिकल्स बन रहे हैं, ये देखिए वेजिकल्स। इन वेजिकल्स के थ्रू यहाँ पे जो T3 और T4 बन रहे थे वो T3 और T4 इन वेजिकल्स के थ्रू जो है वेजिकल्स बनते हैं। इन वेजिकल्स के थ्रू ये इस सेल जो थायरोग्लोबुलिन है इसके वाल तक आ जाते हैं और फिर इस वाल से ये ब्लड प्लाज्मा में रिलीज़ हो जाते हैं। ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन से ये थायरोग्लोबुलिन के अंदर चले आते हैं, अंदर जब आ जाते हैं तो इसके वाल तक चले आते हैं और यहाँ पे ये रिलीज़ हो जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो ब्लड प्लाज्मा में इंटर हो जाते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन और मेटाबॉलिज्म। अब इन थायराइड हार्मोन्स की इफ़ेक्ट क्या है मेटाबॉलिज्म पे। स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म जनरली काजिंग इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन। जब ये स्टिमुलेट कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म को तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हो जाती है। विद इन सेल द T4 इज़ कन्वर्टेड टू T3, सेल्स में जाके T4 T3 में कन्वर्ट हो जाती है, विच इंटरेक्ट्स विद ए न्यूक्लियर रिसेप्टर। और इस T3 के लिए ये एक एक्टिव फॉर्म है, इस T3 के लिए रिसेप्टर होते हैं, ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग कर लेते हैं, फिर अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं और वो रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। उन रिसेप्टर को हम न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। तो ये T3 जाके अपने न्यूक्लियर जो रिसेप्टर है उनके साथ इंटरेक्ट कर लेती है एंड एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA, और फिर जो mRNA है उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको एक्टिव कर लेती है एंड सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसके बाद मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं। हार्मोन ल्यूप किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये जो हार्मोन ल्यूप होती है, हार्मोन ल्यूप का मतलब ये होता है कि जो हार्मोन्स की रेगुलेशन होती है इनको हम हार्मोन ल्यूप्स कहते हैं। मतलब ये कि कोई भी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन हो, जब वो उसकी ज़रूरत हो जाती है, उसकी लेवल कम हो जाती है, तो फिर जो है ब्रेन उसको डिटेक्ट कर लेती है और इसके थ्रू जो है मैसेज चला जाता है उस एरिया को जहाँ पे वो हार्मोन बनती है। फिर जब वो बन जाती है तो रिलीज़ हो जाती है। जब उसकी मकदार
खुशबूदार ज़्यादा होती है तो वापस नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उसको ब्रेन डिटेक्ट करता है, फिर मैसेज भेजता है उस एरिया को जहाँ पे वो हार्मोन बनती है, फिर वो उस एरिया से इसकी बनना जो है वो बंद हो जाती है और फिर उसकी लेवल मेंटेन हो जाती है। तो ये जो हार्मोनल रेगुलेशन है इसको हार्मोन लूप कहा जाता है। तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स के लिए इनकी लूप किस तरीके से है, किस तरीके से इनकी रेगुलेशन होती है, तो लिखा है मेटाबॉलिक रेट। जब मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज़ आ जाती है तो इसको हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेती है। हाइपोथैलेमस जब डिटेक्ट कर लेती है तो यहाँ से हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनती है जिसे हम कहते हैं TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने आप लोगों को बताया जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, इसे हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। और ये जो हाइपोथैलेमस में बनती है ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। इसका क्या काम होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में चला जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाती है तो फिर इससे TSH बनती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनती है। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट हो जाती है तो ये जाके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम से टारगेट ऑर्गन में चला जाता है। टारगेट ऑर्गन क्या है, थायराइड ग्लैंड है। TSH के लिए टारगेट ऑर्गन थायराइड ग्लैंड है, वहाँ पे चला जाता है। वहाँ जाके ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि थायराइड से T3 और T4 सिक्रीट हो। जब T3 और T4 सिक्रीट होते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम में चले आते हैं। जब ये ब्लड स्ट्रीम में चले आते हैं तो फिर ये ब्लड स्ट्रीम से टारगेट ऑर्गन्स में चले जाते हैं। और जब टारगेट ऑर्गन्स में चले जाते हैं तो इनके लिए T3 और T4 के लिए टारगेट ऑर्गन्स कौन से है, एड्रिनल मेड्यूला है। जब ये एड्रिनल मेड्यूला में चले जाते हैं तो यहाँ से एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन जो है उनकी रिलीज करवा देते हैं। ये जो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन है फिर ये क्या करते हैं, फिर ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो एक किस्म की रेगुलेशन है इसको कहा जाता है थायराइड लूप। तो थायराइड लूप जो है वो थायराइड हार्मोन्स के लिए ये यहाँ पे जो हमने पढ़ा ये इनकी थायराइड लूप है। थायराइड एक्सिस। अब थायराइड एक्सिस क्या है, तो लिखा है द थायराइड ग्लैंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय टू अदर ऑर्गन। क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो इन्फ्लुएंस होती है टू हार्मोन से, जो कि टू किस्म के हार्मोन्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं थायराइड ग्लैंड को। और वो हार्मोन्स दूसरे टू ऑर्गन से बनते हैं। कौन कौन से, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि लोकेटेड है एट द बेस ऑफ द ब्रेन पे लोकेटेड है, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है TSH। और दूसरा जो हाइपोथैलेमस है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH रिलीज करती है। पहले हाइपोथैलेमस जो है वो TRH रिलीज करती है, ये जाके जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर साइड है उसको स्टिमुलेट करती है। तो वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH रिलीज होती है। जब TSH रिलीज होती है तो ये जाके फिर थायराइड ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करती है और फिर इसके थ्रू वहाँ पे T3 और T4 बनते हैं। Low level of thyroid hormone in the blood are detected by the hypothalamus and the pituitary. TRH, thyroid releasing hormone, is released, stimulating the pituitary to release TSH. Increased level of TSH in turn stimulate the thyroid to produce more thyroid hormone. क्या होता है, जब TSH की इंक्रीज लेवल आ जाती है, TSH की रिलीज होती है और TSH इंक्रीज हो जाता है इसकी लेवल, तो फिर ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कि मोर थायराइड हार्मोन बने, thereby returning the level of thyroid hormone into the blood back to normal। जो ब्लड में थायराइड हार्मोन की कमी आई हुई थी ये अब दोबारा से नॉर्मल की तरफ चली जाती है। The three gland and hormone they produce make up the hypothalamic pituitary thyroid axis। अब ये 3 ग्लैंड्स और इनसे प्रोड्यूस होने वाले 3 हार्मोन्स जो ये फिनोमेनन सर अंजाम देती है ये एक एक्सिस बना लेते हैं। तो वो एक्सिस जो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और थायराइड एक्सिस कहलाता है। यानी एक निज़ाम बना देते हैं कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज़ होती है, TRH पिट्यूटरी में आके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है, वहाँ से TSH रिलीज़ होती है और TSH जाके थायराइड में पहुँच जाती है और वहाँ पे ये T4 और T3 की प्रोडक्शन करवा देती है। रेगुलेशन इसमें आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है, वही बातें हैं कि किस तरीके से सॉरी स्टूडेंट्स
वही बातें हैं कि हाइपोथैलेमस में जब नेगेटिव फीडबैक पहुंच जाती है, यानी T4 और T3 ब्लड प्लाज्मा में कम हो जाते हैं, तो फिर यहाँ से TRH रिलीज़ होती है। TRH आके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज़ होती है। TSH जाके यहाँ पे जो थायराइड फॉलिकल्स है इनमें चला आता है, और थायराइड फॉलिकल्स में जब चला आता है तो फिर यहाँ आके ये T3 और T4 को रिलीज़ करवाती है, और जब पेरिफ्री में चले जाते हैं तो T4 कन्वर्ट होती है T3 में, क्योंकि T4 इनएक्टिव फार्म है, T3 एक्टिव फार्म है, और फिर जाके ये अपना जो पेरिफेरल एक्शन है वो सरंजाम दे देती है। और ये जो प्रोसेसेस है फॉलिकुलर सेल के अंदर के जो प्रोसेसेस है वो बताए गए हैं कि इसमें कपलिंग रिएक्शन होती है, आयोडीनेशन होती है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन। अब ट्रांसपोर्ट की बात है थायराइड हार्मोन की, कि इनकी ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होती है। T4 एंड T3 इन प्लाज्मा बाउंड टू प्रोटीन थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन TBG रिवर्सिबली। T3 और T4 जो है ये प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेड रहते हैं। वो जो जिस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेड रहते हैं उसका नाम थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, TBG। ये आपने याद रखनी है, इससे MCQs बन सकती है कि T4 और T3 कौन से प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड रहते हैं, तो ये TBG है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। इसके साथ रिवर्सिबली ये बाइंडिंग इनकी होती है। रिवर्सिबली मीन्स कि कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त तक होती है, और उस वक्त के बाद ये जो दोबारा से फ्री हो जाती है, लेकिन ये वक्त जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओनली अबाउट 0.04% ऑफ टोटल T4 एंड 0.4% ऑफ T3 एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। ये सिर्फ 0.04% T4 और 0.4% T3 जो है सिर्फ ये फ्री फॉर्म में रहते हैं, और बाकी जो है बाकी सारा इनका जो मकदार है, इनकी जो अमाउंट है वो बाउंडेड रहती है इस TBG के साथ। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब फंक्शन देख ले, मेटाबॉलिक फंक्शन इनकी क्या है कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म पे। तो ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, यानी ग्लाइकोजन की जो ब्रेकडाउन है उसको इंक्रीज़ करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज़ करती है, जो दूसरे जो प्रोटीन जो फैट है उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और इनसे भी ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करती है GIT से। ग्लाइकोलाइसिस यानी जो ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, जिसके रिज़ल्ट में एनर्जी और पायरुविक एसिड रिलीज़ होती है। तो ये प्रोसेस जो है ग्लाइकोलाइसिस का ये भी इन्हेंस होता है, और इसके थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज जो है उसको सेल रैपिडली अपटेक करते हैं और इसकी ब्रेकडाउन कर लेते हैं। इसका जो नेट रिज़ल्ट होता है, नेट रिज़ल्ट में ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे देख ले। प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होती है कि यानी प्रोटीन के लिए ये कैटाबॉलिक फंक्शन करते हैं कि उसकी तोड़फोड़ करवाते हैं। और फैट मेटाबॉलिज्म, तो फैट पे भी जो फैट है उनकी मोबिलाइजेशन होती है, यानी वो जो है अपनी जगह से मोबिलाइज हो जाते हैं। जो फैटी एसिड्स है उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और फ्री फैटी एसिड जो है वो उनकी मकदार इन्हेंस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। BMR पे इसका क्या है, BMR भी इंक्रीज़ करता है, जो बेजल मेटाबॉलिक रेट है वो भी इन हार्मोन्स के थ्रू इंक्रीज़ होती है। इनका ब्लड पे क्या एक्शन होता है, थायरोक्सिन एक्सिलरेट एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी। जो एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी है, एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी मीन्स के एरिथ्रोपोइटिन की जो एक्टिविटी है, एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि किडनीज़ में बनती है, और इसका काम ये होता है कि ये एरिथ्रोपोयोसिस को इन्हेंस करवाती है। तो ये जो थायराइड हार्मोन्स है ये एरिथ्रोपोइटिन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन की अगर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो एरिथ्रोपोयोसिस जो है वो इन्हेंस हो जाएगी, और जब एरिथ्रोपोयोसिस इन्हेंस हो जाएगी तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। ग्रोथ को भी ये इंक्रीज़ करती है। ग्रोथ जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट इसके थ्रू होती है, इन हार्मोन्स के थ्रू। GIT पे इसका क्या है, एपिटाइट एंड फूड इंटेक, भूख लगती है, फूड इंटेक जो है वो ज़्यादा होती है। जब ये ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तब रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड भी इंक्रीज़ होती है, कि इंक्रीज़ रेट से डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होते हैं। GI मोटिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। कभी कभार जब हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाता है तो फिर उस टाइम डायरिया ज़्यादातर उन पेशेंट्स को होता है जो हाइपर थायरॉइडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं। ऑन सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम, सॉरी स्टूडेंट्स, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या असर होता है, तो लिखा है इनहेंस टिश्यू सेंसिटिविटी टू कैथकोलेमीन्स, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज। ये क्या
करवाती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो सेंसिटिविटी होती है कैथकोलेमीन्स के लिए उसको इंक्रीज़ करवाते हैं। अब ये कैथकोलेमीन्स क्या है? तो स्टूडेंट्स कैथकोलेमीन्स जो है जो 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स है, डोपामीन है, एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, इन तीनों को हम कहते हैं कैथकोलेमीन्स। तो ये जो 3 है, डोपामीन, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है इनका हार्मोनल एक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी। तो इनको हम कहते हैं कैथकोलेमीन्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें कैथकोल ग्रुप मौजूद होता है। कैथकोल ग्रुप क्या है? ये एक बेंजीन रिंग होती है जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, इसको हम कैथकोल ग्रुप कहते हैं। और ये कैथकोल ग्रुप इनके फार्मूले में होता है और जिसके साथ एमाइन जो है वो अटैच हो जाती है, और इसको इसलिए हम कहते हैं कैथकोल एमाइंस, तो जिनमें डोपामीन, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन शामिल है। तो ये इनके लिए जो टिश्यूज़ है उनके सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती है, जिसके रिजल्ट में कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ होती है। नर्वस सिस्टम पे इनका क्या इफ़ेक्ट है? नर्वस सिस्टम में ये एक्साइटेबल इफेक्ट करते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो उस टाइम बंदा जो है इनेबल टू स्लीप, उसे नींद नहीं आती, एक्टिव हो रहता है। हैज़ रोल ऑन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन फीटल एंड फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ। डिलीवरी के बाद, जब बच्चा जो है पैदाइश के बाद उसके जो कुछ वीक्स होते हैं उसमें और फीटल लाइफ में यूट्रस के अंदर ये जो थायराइड हार्मोन्स है इनका रोल ये होता है कि ये ब्रेन की डेवलपमेंट करवा देते हैं। और जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनके जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो उनकी बनस्बत जिनके नॉर्मल थायराइड फंक्शन है तो कुछ हद तक वो कम होती है, वो मेंटली रिटार्ड होते हैं। मसल वीकनेस ड्यू टू प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, मसल्स में वीकनेस आ जाती है अगर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो मसल में वीकनेस आ जाती है क्योंकि प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म करवा देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये टेबल देख लें। टेबल में आप लोगों को नॉर्मल कंडीशन, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है इस पे क्या क्या असर होता है थायराइड हार्मोन्स का, जब वो नॉर्मल होती है, जब हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होती है, जब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होती है। तो नॉर्मली लिपिड इनडायरेक्टली इनहेंस
अच्छा स्टूडेंट्स, तो लिखा है कि जब थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल लेवल पे होती है तो उस टाइम ये इनडायरेक्टली लिपोलाइसिस जो है उसको इन्हेंस कर लेती है। प्लाज्मा में जो फ्री फैटी एसिड है उनकी लेवल भी एलिवेट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उस टाइम हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाती है इनकी, फ्री फैटी एसिड बहुत ज़्यादा जो है प्लाज्मा में इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया होता है। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का देख ले, जो डिफिशिएंसी स्टेज है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, क्योंकि ब्रेक डाउन नहीं होती तो लिपिड्स की, तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है वो इंक्रीज़ आती है ब्लड में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या है, जब थायराइड हार्मोन नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होती है टिश्यू में, इसकी टिश्यू में जो शुगर की यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज़ होती है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इंक्रीज़ होती है। दूसरे जो प्रोटीन फैट्स है उनसे ग्लूकोज बनती है, और ग्लूकोज की इंटेस्टीन से फास्टरली इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और जब हाइपर थायरॉयडिज्म होता है तो ज़ाहिरी सी बात है कि ये और इंक्रीज़ होगी, तो जब और इंक्रीज़ हो जाएगी, हद से बढ़ जाएगी, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ये डायबिटिक लाइक स्टेज होगी, और इसमें जो बॉडी सेल्स है वो इंसुलिन को रेजिस्ट करेंगे। अब हाइपोथायरॉयडिज्म का इस पे इतना जो है वो इफेक्ट नहीं होता, यानी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म पे ये कम होती है। ज़ाहिर सी बात है कि ये अब यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया है तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, लेकिन जहाँ पे इस टेबल में खाली छोड़ा गया है किसी कंडीशन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा इस पे हाइपोथायरॉयडिज्म का, इसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अब प्रोटीन देख ले, प्रोटीन ओवरऑल केटाबॉलिक, प्रोटीन के लिए जब थायराइड हार्मोन नॉर्मल होती है तो इसके लिए ओवरऑल केटाबॉलिक प्रोसेस होती है, यानी केटाबॉलिज्म होती है प्रोटीन की। प्रोलॉन्ग एक्शन की वजह से, इनकी प्रोलॉन्ग एक्शन जब हो जाएगी इन हार्मोन्स की, तो उसके थ्रू नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो सकती है और टिश्यू वास्टिंग हो सकती है। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होती है तो उस टाइम वेट लॉस होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो प्रोटीन की केटाबॉलिज्म है वो और इंक्रीज़ होगी, और जितना इंक्रीज़ होगी उतना वेट लॉस होगी। हाइपोथायरॉयडिज्म का इस पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे है कैलोरीजेनेसिस में, यानी जो कैलोरीज बनते हैं उसमें क्या असर हो, उस पर क्या असर होता है नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स का। तो नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ करवा देते हैं। मेटाबॉलिक रेट ब्रेन में, गोनेड्स में, यूट्रस में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में जो है ये सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं होते। इनके अलावा BMR इंक्रीज़ आता है, लेकिन ये जो ऑर्गन्स है, ब्रेन है, गोनेड्स है, यूट्रस है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, इसमें कोई मेटाबॉलिक रेट जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड नहीं होते जब नॉर्मल होते हैं तब। और जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तब भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का देख ले, हाइपर डायनेमिक स्टेट ऑफ सर्कुलेशन ड्यू टू इंक्रीज पेरिफेरल डिमांड, डायरेक्ट कार्डियक एक्शंस, फास्ट बाउंडिंग पल्स। जब नॉर्मल होते हैं थायराइड हार्मोन तो उस टाइम हमारा जो सर्कुलेशन है इसकी हाइपर डायनेमिक स्टेट होती है, यानी सही तरीके से अपनी फंक्शन कर रही होती है। हमारे पेरिफेरी में जब डिमांड इंक्रीज होती है ब्लड की तो उस टाइम डायरेक्टली कार्डियक एक्शंस होते हैं, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज आता है, और जो है फास्ट बाउंडिंग पल्स होते हैं। पल्स को अगर हम चेक लें तो सही तरीके से वो जो है नॉर्मल होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स बाउंडिंग पल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो बाउंडिंग पल्स जब हम हेल्थ असेसमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि बाउंडिंग पल्स जो है वो ओवर जो एक्टिव पल्स होते हैं उनको कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो मैक्सिमम फंक्शन कर रहे होते हैं, जो मैक्सिमम पल्स होते हैं उनको हम फास्ट बाउंडिंग पल्स कह सकते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उस टाइम एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन किसे कहते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन ये इसमें जो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एबनॉर्मल हो जाते हैं तो सडनली जो एट्रिया है उन पे फायरिंग सी स्टार्ट हो जाती है। यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं एट्रिया के अंदर ऐसे नोड से, तो उसमें सडनली फायरिंग जैसी कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जब फायरिंग इस तरह फायरिंग किस्म की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है तो इन इम्पल्स जो है, ये जो इम्पल्सेस है, ये जो मैंने कहा कि फायरिंग सी इस तरह ये इम्पल्सेस बनते हैं, तो ये हार्ट को ओवर एक्टिव कर देते हैं। जो नेचुरल पेसमेकर है उसको ओवर एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिदम होती है हार्ट की उस पर ओवर कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से हाईली इरेगुलर पल्स रेट होती है, इसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। एरिथमियास होती है, यानी हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर होती है, कभी टेकिकार्डिया तो कभी ब्रेडिकार्डिया, फिर टेकिकार्डिया, इस तरीके से इरेगुलर हार्ट बीट होती है जिनको हम एरिथमियास कहते हैं। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकती है, साथ में एंजाइना होता है यानी चेस्ट पेन होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसे कहते हैं? कंजेस्टेड का मतलब है ओवर क्राउडेड या ओवर फुल या ओवर ट्रैफिक जब रोड पे होती है तो उसको भी हम कंजेस्टेड कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब फ्लूइड की वॉल्यूम जो है ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से हार्ट मसल्स जो है जब ब्लड को पंप सही तरीके से नहीं कर पाते, तो ये जो फ्लूइड जो लंग्स से हार्ट की तरफ आ रही थी, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके वो वापस जो है लंग्स की तरफ चला जाता है और लंग्स में इसकी वहाँ पे कंजेशन होती है, ये वहाँ पे जमा हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी होती है, साथ में एंजाइना होता है। इसके अलावा लिखा है कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म होती है तो जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो रिड्यूस होती है। नर्वस सिस्टम पे क्या होता है? प्रोफाउंड फंक्शनल इफेक्ट, जो नॉर्मल सही तरीके के फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करती है। जब थायराइड हार्मोन नॉर्मल होते हैं तो ब्रेन बिल्कुल प्रोफाउंड इफेक्ट्स जो है प्रोफाउंड फंक्शनल इफेक्ट्स करता है, यानी जो जितने भी जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो सही तरीके से होते हैं। लेकिन अगर हाइपर थायरॉयडिज्म होती है तो उस टाइम वो पेशेंट जो है हाइपर थायरॉयडिज्म का वो एंशियस होता है, एंजाइटी में चला जाता है, नर्वस होता है, एक्साइटेबल होता है, उसको झटके ट्रिमर्स यानी झटके आते हैं और हाइपर रिफ्लेक्सिया होती है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो बहुत हाइपर हो जाती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म जब होता है तो मेंटल रिटार्डेशन होती है और जिसे हम क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। बच्चों में इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं कि जब बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाए वो बिल्कुल स्लेजिशनेस उनमें आ जाती है। स्लेजिशनेस किसे कहते हैं स्टूडेंट? सुस्ती या थकावट जो है वो उनमें आ जाती है। बिहेवियरल सिम्टम्स उनको आते हैं जिनको हम माइक्सिडीमा कहते हैं, जो कि जब एडल्ट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आती है तो इसको हम माइक्सिडीमा कहते हैं। अब इनको थोड़ा देख ले कि क्रिटिसिज्म जो है वो थायराइड हार्मोन की जो डिफिशिएंसी होती है चिल्ड्रन में, इसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। ये एक टर्म है जो कि बोथ फिजिकल और मेंटल जो रिटार्डेशन होती है दोनों को हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में जो फिजिकल और जो मेंटल रिटार्डेशन होती है उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्रिटिसिज्म का। और माइक्सिडीमा जो है ये भी एक टर्म है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन को एडल्ट्स में डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है। इसमें ये कैसी कंडीशन है? इसमें वीकनेस आती है, लिथर्जी महसूस होती है, थकावट होती है, बंदा जो है नॉन रिस्पॉन्सिव होता है, कंफ्यूज होता है, वो उसको जब छू के देखते हैं तो वो बिल्कुल कोल्ड होता है, लो बॉडी टेम्परेचर उसकी होती है और स्वेलिंग होती है स्पेशली उसके फेस में, टंग में और जो लोअर लेग्स है इनमें, और उसको डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग भी होती है। स्केलेटल मसल का अगर देख ले तो जब नॉर्मल होती है थायराइड फंक्शन, थायराइड हार्मोन्स, तो इन पे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हाइपर थायरॉयडिज्म हो गई तो फिर क्या होगा? मसल टोन इंक्रीज होगी, ट्रिमर्स यानी झटके आएंगे, वीकनेस होगी क्योंकि साथ में मायोपैथी स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा झटके आएंगे, मसल टोन ज़्यादा होगी तो मायोपैथी होगी। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगी तो फिर फ्लैसिड और वीक यानी माइक्सिडीमा की कंडीशन होगी। फ्लैसिड मींस के जो नॉर्मल फर्मनेस होती है वो नहीं होगी, यानी जो है बिल्कुल सूखे सूखे से उसके मसल्स होंगे और बिल्कुल वो वीक होंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पे क्या होगा? जब थायराइड की फंक्शन नॉर्मल होती है थायराइड हार्मोन, तो उस टाइम जो प्रोपल्सिव एक्टिविटी होता है वो इंक्रीज़ होता है। प्रोपल्सिव एक्टिविटी मींस के जो पावर होती है आगे प्रोपेल करने की, फूड की जो इंटेस्टिन में मूवमेंट होती है वो इंक्रीज़ होती है।
लेकिन जब हाइपर थायरॉइडिज्म होती है तो उस टाइम डायरिया होता है, क्योंकि ये प्रोपल्सिव एक्शन जितना इंक्रीज़ होता है उतना ये जो है डायरिया काज इसके थ्रू हो सकती है। इसके अलावा लिखा है कि जब हाइपोथायरॉइडिज्म होती है तो फिर कॉन्स्टिपेशन होती है, इंटेस्टिनल मूवमेंट नहीं होती और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब हेमेटोपोइसिस पे क्या है, जब नॉर्मल होती है तो एरिथ्रोपोइसिस को फैसिलिटेट करती है, यानी एरिथ्रोपोइट्री एक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज़ करवाती है। और जब हाइपरथायरॉइडिज्म होती है तो उस टाइम इसका इतना जो है वो इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ हो सकती है कि एरिथ्रोपोइसिस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो और ब्लड सेल्स ज़्यादा बने। और जब हाइपोथायरॉइडिज्म होगी तो उस टाइम उन पेशेंट में एनीमिया जो है वो कॉमन है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का अगर हम देख ले कि नॉर्मल जब होते हैं थायराइड हार्मोन तो उस टाइम नर्वस सिस्टम की मैच्योरेशन होती है, नर्वस सिस्टम मैच्योर होता है इन हार्मोन्स के थ्रू। जब हाइपरथायरॉइडिज्म होती है तो मसल वास्टिंग होती है, यानी मसल्स जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, वेट लॉस होता है क्योंकि प्रोटीन्स की जो है कैटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होती है। और जब हाइपोथायरॉइडिज्म होता है तो कंजेनिटल डिफिशिएंसी लीड टू क्रिटिसिज्म। मैंने क्रिटिसिज्म का आप लोगों को बताया कि बहुत फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन होती है कंजेनिटल डिफिशिएंसी की, अगर पैदाइशी से डिफिशिएंसी है तो इस वजह से। डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो भी डिले होते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है स्टूडेंट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो चिल्ड्रन होता है ना एक सर्टेन एज में ये चीज़ें करता है, जैसा कि बच्चा फर्स्ट टाइम स्माइलिंग करता है, फर्स्ट टाइम वो बाय बाय कहता है और ऐसे हाथ से वो बाय बाय करता है। ये जो चीज़ें होती है फर्स्ट टाइम के लिए ख़ास एज में जो बच्चा करता है, इनको हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहते हैं। तो उन बच्चों में जिनको हाइपोथायरॉइडिज्म होगी तो उनमें ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है ये डिलेड होंगे, वो बच्चा जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं डिलेड उसमें आएंगी। रिटार्डेशन एंड नर्वस डिफिसिट, नर्वस सिस्टम डिफिसिट होगी, उसमें रिटार्डेशन भी इसकी होगी, सही तरीके से काम नहीं करेगी। और एडल्ट्स में अगर आएगी तो एडल्ट्स में अगर मैक्सिडिमा की कंडीशन आ जाती है तो उसमें जो उनकी इंटेलिजेंस है वो इम्पेयर्ड हो जाती है और उनकी जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें कि डिजीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ हाइपरथायरॉइडिज्म, जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं और इसको हम ग्रेव डिजीज़ भी कहते हैं। हाइपरथायरॉइडिज्म मतलब कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव है। इस थायरोटॉक्सिकोसिस मीन्स कि थायराइड हार्मोन्स जो है वो टॉक्सिक लेवल पे रिलीज़ हो रहे हैं। ग्रेव डिजीज़ भी इसको हम कहते हैं, लेकिन असल में ग्रेव डिजीज़ जो है वो कॉमन काज होती है हाइपरथायरॉइडिज्म की। ये ग्रेव डिजीज़ होती क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। वो डॉक्टर थे ग्रेव्स उनका नाम था, तो उसने अपने नाम के साथ जोड़ के इसको ये नाम दिया हुआ है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें एंटीबॉडीज़ बनते हैं। वो एंटीबॉडीज़ बिल्कुल स्ट्रक्चर में, फंक्शन में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो TSH है उसकी तरह होते हैं। तो उसकी तरह होने की वजह से वो कंटिन्यूसली बनते हैं और कंटिन्यूसली आके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। जब थायराइड ग्लैंड ये नहीं समझती कि ये एंटीबॉडीज़ है, वो बिल्कुल TSH की तरह होते हैं। तो TSH तो इस तरह है ना कि जो नॉर्मल TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होती है, वो जब थायराइड हार्मोन की जब ब्लड में लेवल इंक्रीज आएगी तो वो दोबारा बंद होगा नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। लेकिन ये तो एंटीबॉडीज़ है, ये बंद नहीं होते, ये कंटिन्यूसली रिलीज होते हैं और TSH की तरह ही फंक्शन और स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते रहते हैं। थायराइड ग्लैंड इनकी स्टिमुलेशन की वजह से T4 और T3 बनाता रहता है। तो इस ग्रेव डिजीज़ की वजह से हाइपरथायरॉइडिज्म होती है, ये कॉमन काज है इसकी। तो लिखा है कि इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। और हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में लिखा है कि टू लिटिल थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, जिसके रिजल्ट में बच्चों में क्रिटिसिज्म और एडल्ट्स में माइक्सिडीमा। ड्रग्स फॉर हाइपोथायरॉइडिज्म। अब ड्रग्स है हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए, कि हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए कौन कौन से ड्रग्स जो है वो अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो लिखा है हाइपोथायरॉइडिज्म इज़ यूजुअली ट्रीटेड बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ L-थायरोक्सिन 75 to 200 माइक्रोग्राम डेली। अब जो हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन होती है ये ट्रीट करने के लिए भी ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू हाइपरथायरॉइडिज्म,
क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर डिफिशिएंसी है हार्मोन की तो हम आर्टिफिशियली यानी एक्सटर्नल ड्रग के फॉर्म में वो हार्मोन्स पेशेंट को डेली डोजेस पे दे देते हैं, तो इसके साथ वो कंडीशन हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म को हम इस तरह ट्रीट करते हैं कि उनको हम पेशेंट को एल थायरोक्सिन, एक ये लीवोथायरोक्सिन एक ड्रग है जो कि असल में थायरोक्सिन ही होती है, ये 75 to 200 माइक्रोग्राम डेली इस पे हम रखते हैं पेशेंट को। अदर ड्रग इज़ लियोथ्रियोनिन, और एक और ड्रग है जो कि लियोथ्रियोनिन है, वो T3 है, और लियोट्रिक्स है, लियोट्रिक्स में T3 + T4 दोनों हैं, और लीवोथायरोक्सिन है जो कि बिल्कुल T4 है, इज़ प्रिफर्ड ओवर T3। लियोथ्रियोनिन आर T3 एंड T4 कम्बिनेशन प्रोडक्ट लियोट्रिक्स। अब यहाँ पे जो लियोथ्रियोनिन है जिसमें सिर्फ T3 होता है, और लियोट्रिक्स है जिसमें T3 और T4 की कम्बिनेशन होती है, इनसे जो लिवोथायरोक्सिन T4 है वो अच्छा है, प्रीफर्ड है। क्यों? हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए लिवोथायरोक्सिन जो है वो प्रीफर किया जाता है, जिसमें सिर्फ जो है T4 होता है। ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स के ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये बॉडी में जाके फिर आराम से स्लोली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इससे थोड़ा कम हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम T3 और T4 मिक्स दें जिसमें T3 एक्टिव फॉर्म मौजूद है, या हम T3 जो है T3 ही दे जो कि लियोथ्रियोनिन के नाम से आता है जो कि बिल्कुल एक्टिव फॉर्म है। इनके बजाय अगर हम T4 देंगे तो ये इनएक्टिव फॉर्म है और इसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स देख लें इनकी। ओरली इजीली एब्जॉर्ब्ड, ओरली जब हम देते हैं तो इजीली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। जो T4 की बायो अवेलेबिलिटी है वो 80% होती है और T3 की बायो अवेलेबिलिटी 90% होती है। ये बात आपने याद रखनी है, MCQs में ये आ सकते हैं। T4 इज़ बेटर टॉलरेटेड देन T3 प्रिपरेशन एंड हैज़ ए लॉन्गर हाफ लाइफ। T4 जो है वो बेटर सही तरीके से टॉलरेट होता है बॉडी में क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म है और इसकी हाफ लाइफ भी लॉन्गर होती है। लीवोथायरोक्सिन इज़ डोज्ड वंस डेली, और लीवोथायरोक्सिन का डोज किस तरह है कि दिन में सिर्फ एक मरतबा ये लिया जाता है, पर डे सिर्फ एक दफ़ा लिया जाता है। एंड स्टडी स्टेट इज़ अचीव्ड इन 6 to 8 वीक्स, और इसकी जो स्टडी स्टेट है ये 6 to 8 वीक्स में अचीव होती है। स्टडी स्टेट का हमने 3rd सेमेस्टर में डिस्कस किया था जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। ये ब्लड प्लाज्मा में जो कंसनट्रेशन होती है, एक मैक्सिमम कंसनट्रेशन होती है, जब वो अचीव हो जाती है, यानी ब्लड प्लाज्मा में एक ड्रग आ गई, अभी मैंने एक ड्रग लिया तो ये ब्लड प्लाज्मा में आ गई, फिर ये यूज्ड हो गई, उसमें इसकी लेवल डिक्रीज़ आ गई, फिर दोबारा लिया, दोबारा से वो उसमें इंक्रीज़ आ गई, फिर वो डिक्रीज़ हुई तो दोबारा लिया। सही टाइम पे अगर ये बार बार लिया जाए तो ये एक स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन बन जाती है, और जब तक स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन नहीं होगी तो ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं होंगे, इसके थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होंगे। जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी तब जाके ये ड्रग जो है अपना थेरापेटिक इफेक्ट स्टार्ट कर लेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख ले इसकी। सबसे पहले जब हम T4 दे देते हैं तो T4 कन्वर्ट होता है T3 में, T3 जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग कर लेता है अपने रिसेप्टर के साथ न्यूक्लियस के अंदर जाके, जिसके बाद DNA की ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके बाद mRNA की ट्रांसलेशन होती है, इसके बाद न्यू प्रोटीन्स बनते हैं। उन न्यू प्रोटीन्स का क्या काम होता है, वो जो न्यू प्रोटीन्स बनते हैं वो ग्रोथ में उनका क्या काम किरदार होता है, तो वो ग्रोथ फॉर्मेशन करते हैं, बोन की मैच्योरेशन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैच्योर करते हैं। BMR में ये जो सोडियम पोटाशियम ATPase है इसको इंक्रीज़ करते हैं, ऑक्सीजन की कंजप्शन इंक्रीज़ होती है, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है और बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ होती है। मेटाबॉलिज्म की अगर हम देख ले तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, लिपोलाइसिस होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन डिग्रेडेशन भी होती है, यानी नेट रिजल्ट इसका कैटाबॉलिक है। प्रोटीन सिंथेसिस हो गए फिर इसकी डिग्रेडेशन होती है, यानी डिग्रेडेशन जो है वो ज़्यादा होती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज आती है। यहाँ पे लिखा है T3 वाया इस न्यूक्लियर रिसेप्टर इंड्यूस न्यू प्रोटीन जनरेशन विच प्रोड्यूस इफेक्ट। T3 क्या करता है, अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू न्यू प्रोटीन जनरेट कर लेता है जिनके इफेक्ट्स होते हैं ये सब जो भी हमने पढ़ा। सेंसिटाइजेशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर टू कैटकोलेमीन, ट्रैकिकार्डिया, एरिथमिया, रेस्ट BP, और इनके साथ क्या होता है जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कैटकोलेमीन्स के लिए। तो जब ये सेंसिटिव होते हैं कैटकोलेमीन्स के लिए तो इसके रिजल्ट में ट्रैकिकार्डिया हो सकता है, यानी हार्ट रेट इंक्रीज, एरिथमिया, इरेगुलर हार्ट रेट और BP रेज हो सकती है। अब ये
एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं? तो ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि सेल के सरफेस में मौजूद होते हैं, और जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है जिनको हम कैटेकोलेमिन्स कहते हैं, जिसमें एपिनेफ्रीन, नॉरेपिनेफ्रीन और डोपामीन, इनके साथ बाइंडिंग बना लेते हैं। जब इनके साथ बाइंडिंग बना लेते हैं तो आप लोगों को पता है कि इसके रिजल्ट में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होती है। तो इस वजह से कह रहा है कि ट्रैकिकार्डिया हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है और बीपी इंक्रीज़ हो सकती है। एडवर्स रिएक्शन देख ले इन ड्रग्स की जो कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो ये ओवर मच लीड टू थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर ओवर मच यूज़ किए गए बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए तो ये फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ जा सकती है। सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म फिर इनमें डेवलप हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हाइपरथायरॉयडिज्म हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी एरिया में कन्फ्यूजन है तो अपना क्वेश्चन जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।